इतना पैसा है क्या इस बस इंडस्ट्री के अंदर? इससे बेस्ट बिजनेस कोई नहीं हो सकता। मिनिमम से मिनिमम एक बस मंथली 3.5 से 4, तो आपकी गाड़ी 250 किलोमीटर भी चल रही है तो भी वो महीने के 2.5 लाख रुपए देगी। जैसलमेर जोधपुर जो गाड़ी चली थी उस रूट का पर डे पर बस का कलेक्शन 10 से 15। मैंने सुना है कि इसमें कुछ ऊपर की कमाई अलग से आती है। जैसे गुजरात गाड़ियाँ जा रही है, जो ड्राइवर हैं खुद ही ओनर है, जिनके पास सिंगल बस है, वो ले जाते हैं दारू। तो अभी आप 22 बस ऑपरेट कर रहे हो खुद? 22 बसें अभी ऑन रोड ऑपरेटेड है और 3 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट है, तो 22 इंटू 3 प्रॉफिट अगर सारा रो समथिंग मंथली हो जाता है। से आपने ये बस इंडस्ट्री ही क्यों चुनी? बसेस जितना रिटर्न कोई बिजनेस नहीं दे सकता। लॉकडाउन लगा, गाड़ियां सारी खड़ी, 1.5 साल तक पूरा काम बंद, जीरो इनकम, सेविंग थी सब खत्म। बैंक में लोन लेने के लिए गए, मैनेजर साहब फाइल वगैरह देखी, उन्होंने कहा तू लोन लेगा क्या, तेरे को किस बेस पे लोन दे, अकाउंट स्टेटमेंट बता। बैंक का नाम नहीं बताऊंगा मैं, पूरे इंडिया में सिंगल लोन मेरे करा था। 2024 में जिससे प्यार हुआ था उसके लिए गाड़ियां वगैरह उसके नाम करा, बट गाड़ियाँ लेके मेरे लिए प्यार था, बट उसके लिए मैं एक व्यापार। जैसे प्यार में धोखा खा लिया, यारी दोस्ती में खा लिया, बिजनेस में खा लिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, पापा ने साथ छोड़ दिया, घर वालों ने साथ छोड़ दिया। रोते चेहरे देखना कोई पसंद नहीं करता, सबको हंसता हुआ चेहरा। तो आपकी मम्मी अभी जिंदा होती है आपके पास, क्या कहना सकते हैं? आपने कमजोर पैदा नहीं करा। कई लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत ही नहीं कर पाते। कुछ कर लेते हैं तो थोड़ी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं, और कुछ लोग कहते रहते हैं कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और टाइम निकलने के बाद ओनली रिग्रेट करते हैं। रियलिटी सिंपल है, कुछ करने के लिए परफेक्ट टाइम, परफेक्ट एज या परफेक्ट सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। जिस दिन आप एक्शन लोगे वहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। आज का एपिसोड इसी माइंडसेट पे है कि जब हालात आपके खिलाफ हो, रिसोर्सेज कम हो और कोई सपोर्ट ना हो, तब भी रास्ता बनाया जा सकता है। हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन, रिस्क टेकिंग, ट्रस्ट, फेलियर और जीरो से दोबारा उठने की एबिलिटी के बारे में, जो किसी भी रियल जर्नी की बैकबोन होती है। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ है राघवेंद्र, फाउंडर ऑफ चारण ट्रांसपोर्ट, एक यंग बिजनेस क्रिएटर जिन्होंने एक्सट्रीम चैलेंजेस के बीच अपनी जर्नी स्टार्ट की और नॉर्थ इंडिया के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई। अर्ली चाइल्डहुड लॉसेज, फैमिली स्ट्रगल, धोखा, फाइनेंशियली कोलैप्स और फिर कंप्लीट रीबिल्ड, और इन सब के बावजूद अपनी कंपनी को 21 की उम्र में 30 प्लस बसेज, वोल्वो ऑपरेशंस और मल्टीपल टेंडर्स तक पहुंचाया। ये एपिसोड सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, ये रिमाइंडर है कि एक्सक्यूज आपके गोल्स को नहीं बचाते, एक्शन बचाता है। और अगर आप जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हैं तो ये कन्वर्सेशन मिस मत करना, क्योंकि ये एपिसोड उन रियल स्ट्रगल और एक्सपीरियंस पर बात करता है जिनके बारे में लोग आमतौर पर खुलकर बात नहीं कर पाते, और वही आपकी ग्रोथ और सक्सेस की असली नींव बनते हैं। तो आज हमारे साथ है राघवेंद्र जी। तो सर स्वागत है आपका वाईडी महेंद्र पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हैं सर? बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बढ़िया चल रहा है। जैसे हमने आप पे थोड़ी रिसर्च की तो पाया कि आपने बहुत सारी अभी बसें कर ली अपनी खुद की, तो थोड़ा बताइए अपने ये चारण ट्रेवल्स के बारे में। अभी कितनी बसें हैं और क्या कहाँ रूट चल रहा है अपना, और क्या रेवेन्यू वगैरह चल रहा है? चारण ट्रेवल्स में 7 वॉल्वो है 9600, वो हमने OSRTC है, उड़ीसा रोडवेज, उसमें टेंडर में दे रखी है। वो 45 रुपीज़ पर किलोमीटर पे है। अच्छा, जैसे ओला उबर होता है वैसे ही चलता है अपना? ओला उबर जैसा नहीं, उसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से टेंडर पे हमारी गाड़ी हमने OSRTC को टेंडर पे दे रखी है। उन गाड़ियों की पर डे 700 किलोमीटर की रनिंग है। गाड़ी भली 600 चले 650 चले, पर डे हमको 700 किलोमीटर का रेवेन्यू मिलता है 45 रुपीज़ पर किलोमीटर से। उसमें डीजल गवर्नमेंट का है, टैक्स गवर्नमेंट का है, टोल गवर्नमेंट का है, ड्राइवर हमारा, गाड़ी का मेंटेनेंस हमारा, और कंप्लीट सर्विस आपकी। कंप्लीट सर्विस गाड़ी का, कंडक्टर उनका है, ड्राइवर 2 ड्राइवर हैं उन पे, ड्राइवर की सैलरी हम उठाते हैं कंपनी, मतलब हम लोग उठाते हैं। मेंटेनेंस सारा हमारा है, गाड़ी के टायर वगैरह, वो मैकेनिकल जो भी मेंटेनेंस है गाड़ी का वो सारा हमारा है। डीजल गवर्नमेंट पे करती है उसका, टोल गवर्नमेंट, कंडक्टर गवर्नमेंट का।
ओके, कितनी बसें बताई आपने टोटल अभी? 7 गाड़ियाँ OSRTC में टेंडर पे है। ठीक है, वो तो 22 गाड़ियाँ मेरे पास अभी ऑन रोड है। वो आप खुद वो मेरी खुद की। 6 गाड़ी अभी नई बन रही है। वो 36 स्लीपर पहले बना रहे थे, बट अभी गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स आए, उस हिसाब से उनको 34 विथ वॉशरूम एंड पेंट्री कर रहे हैं उनमें। जो लास्ट की जो ओवरहैंग जहाँ गाड़ी जाती है उसको 34 स्लीपर करके पीछे पेंट्री सिस्टम कर रहे हैं। खाना भी गाड़ी के अंदर ही हम लोग प्रोवाइड करने का कर रहे हैं उसमें। तो ये अलाउ है? जैसे अभी हमने देखा कि लास्ट में अभी कुछ केस हमने देखे हैं जिसमें आग लग जाना, ये सारे देखने को मिले, तो ये सारी चीज़ें अलाउ है? पीछे अलाउ है। जैसे नया कॉन्सेप्ट जिंग बस मैक्स करके कॉन्सेप्ट है, उसमें वो लोग गाड़ी के अंदर ही खाना वगैरह सब देते हैं, वो अलाउ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आग लगने का इंसिडेंट इस वजह से हुआ, बॉडी वाले नॉर्मली क्या है, जैसे वायरिंग होती है गाड़ी की, तो वायरिंग हर पैसे की है। आप चाहे 100 रुपए के तार लो चाहे 1000 के लो, तार हर क्वालिटी के मिलेंगे। बॉडी वाला कोस्ट कटिंग के लिए सस्ते तार यूज करता है। एसी वाले जो मैकेनिक आते हैं कंपनी से अच्छा तार भेजेंगे, तांबे का कवरिंग करा हुआ, बट एसी के जो मिस्त्री होते हैं वो खुद की जेब भरने के चक्कर में उन तारों को काट देते हैं, लोकल तार यूज कर लेते हैं। तार वो लोकल तार है, वो कमजोर, उसकी लाइफ कितनी रहेगी? आज चाइना वाले तार है, चाइना कोई माल है, कमजोर ही रहेगा, तो उनमें कट लग जाते हैं। कट लगने की वजह से वो कभी ना कभी शॉर्ट सर्किट होता है, इस वजह से गाड़ी जलने के ज्यादा रिस्क रहता है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो नॉन एसी से एसी में अपन इसको कन्वर्ट करवाते हैं, मॉडिफाई करवाते हैं, उनमें ये ज़्यादा केस देखने को मिला। ये पॉसिबल नहीं है नॉन एसी से एसी कराना। एसी से गाड़ी नॉन एसी हो सकती है, एसी प्लांट उतर सकता है, बट नॉन एसी गाड़ी कभी एसी नहीं हो सकती। वो गाड़ी जब बन के गई थी स्टार्टिंग में ही वो एसी गाड़ी थी, उसको पास नॉन एसी में कराया आरटीओ ने। उस क्यों? उस मतलब कोई टैक्स में छूट रहती है क्या? एसी गाड़ी का टैक्स है 45,000 रुपये, नॉन एसी का टैक्स है 32 या 33,000 रुपये। टैक्स के कारण इन्होंने, कुछ मोटर मालिक ने खुद की जेब से पैसा दे के कराया होगा कि नॉन एसी में पास कर दो। जितने भी बस वगैरह चलाते हैं सबका लाइसेंस होता है या फर्जी में भी चलाते हैं? लाइसेंस नहीं होता है बस ऑपरेटर का कोई भी, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड नहीं है, बस ऑपरेटर कोई लाइसेंस नहीं होता है। वगैरह बस होती है, आरसी होती है, एटीपी टैक्स। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया, पहले टैक्स ज्यादा था, लॉकडाउन से बिफोर हर स्टेट का एक अदर टैक्स, अलग टैक्स था। जैसे राजस्थान का अलग टैक्स है 45,000 रुपये, गुजरात चलनी तो गुजरात का अदर टैक्स, वहाँ का अलग भरो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 इंडिया 1 टैक्स कर दिया, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। वो 90,000 रुपये तो है 3 महीने का, और साल का साथ में कटाते हैं तो 3 लाख रुपए का। जहाँ की गाड़ी पास है, सपोजली गाड़ी AR पास है, तो AR का टैक्स 13,000 रुपये तो वहाँ का बेस टैक्स है, और 15,000 रुपये समथिंग एजेंट लेता है टैक्स भरने के। उसके अलावा 90,000 का आप परमिट उठाओ, वो AATP टैक्स भरो, और आप पूरे इंडिया में कहीं गाड़ी चलो। कोई आरटीओ बस चलाने के लिए इतना ही चाहिए? बस चलाने के लिए बस अच्छा। आज मुझे बस चलानी है ऑल इंडिया, तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक GST नंबर, दूसरा आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं बस बुकिंग के, पे मेंटिस, ITS, बिटला, इनमें से आपको एक सॉफ्टवेयर लो। वो सॉफ्टवेयर आपको रेड बस, पेटीएम, अभी बस 1000 प्लस प्लेटफॉर्म उन पर लाइव करके देगा। मेन सॉफ्टवेयर मेंटिस है, मेंटिस उनको बुकिंग देगा। जैसे रेड बस से सपोजली आपने आपके फ़ोन से बुक करा रेड बस से, तो उस पर गाड़ी शो कर रही है, रेड बस इनपुट देगा मेंटिस को। मेंटिस है आपका सॉफ्टवेयर जो मेंटिस ने आपको प्रोवाइड करा। वो सॉफ्टवेयर सबसे पहले ऑनलाइन बुकिंग के लिए, ऑफलाइन बुकिंग के लिए ऑफिस आपका, चाहे आप खुद का पर्सनल ऑफिस खोलो, या सपोजली जैसे आपको अहमदाबाद से जयपुर गाड़ी चलानी है, तो आप अहमदाबाद में कोई ऑफिस वाला होगा, कोई भी ट्रेवल्स है एक्स वजह, आप किसी भी ट्रेवल्स वाले के पास गए कि मेरे को यहाँ गाड़ी चलानी है, तो वो आपकी गाड़ी अटैच करेगा। गाड़ी अटैच करने का मतलब क्या होता है? बुकिंग करेगा वो आपकी गाड़ी में सवारियों की, उसमें आपकी हर सवारी पे सपोजली एक टिकट है 1000 रुपये का, तो 15% वो सवारी पे कमीशन लेगा। बाकी पैसे जो 850 रुपये होते हैं वो आपको मिलेंगे। वो एजे आप सीट वाइज उनसे लेते हो? पर सीट वाइज। सपोजली 36 स्लीपर होते हैं एक बस में, तो उसके यहाँ से 4 स्लीपर हैं, तो 4 स्लीपर का 4000 बना, तो 4000 में 15% कमीशन काट के पीछे का पैसा आपको कैश दे देगा वो। जैसे आपकी जैसे गाड़ियों में सीट टू सीट ही जाते हैं, खड़े होके भी जाते हैं? लोकल में अपन देखते हैं वैसे। लोकल गाड़ियों में लगभग राजस्थान में सारी गाड़ियों में जाती हैं, चाहे बस ओनर कितना भी कर ले कि यार मेरी गाड़ी में 36 की 36 सवारी, बट स्टाफ बैठा ही लेता है। 5-10 सवारी तो हर गाड़ी में एक्स्ट्रा कैबिन में तो बिठा ही लेगा वो। गली में चलो फिर भी रोक लेंगे एक बार को,
पर कैबिन में 4-5 सवारी तो बैठा ही लेता है स्टाफ। अब मुझे थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है आपसे, इतना पैसा है क्या इस बस इंडस्ट्री के अंदर? जैसे अभी लेटेस्ट में भी देखें तो अपने राजस्थान के सबसे बड़े जो संगीत कलाकार भजन कलाकार हैं, उन्होंने भी अपना खुद का बस का बिजनेस स्टार्ट किया है। बसेज में वाकई में अच्छा पैसा है। दूसरा, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको डेली के लॉस एंड प्रॉफिट वो आपको डेली का डेली पता चल जाता है। आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बता देता हूँ मैं। जैसे अहमदाबाद से आप एक दिल्ली रूट पकड़ लेते हैं, वहाँ अभी फेयर है समथिंग 1700 रुपये का। तो 1700 इंटू 36 61,200 रुपये। उसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे कई पैसेंजर ऑनलाइन ऑफलाइन, आप एक कमीशन 16% ले लो। 16% 51,408 रुपये। ये सिंगल साइड जाने का, वापस आने का 51,000, तो लाख रुपए का आपके समथिंग वाउचर होता है, पैसेंजर का बन गया। दूरी है इसकी 2000 किलोमीटर, डिवाइड बाई 4, 500 इंटू 90, 45,000 का डीजल, 10,000 रुपये का टोल, और 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्चा कर लो, जिसमें 5,000 रुपये तो स्टाफ की सैलरी, 2,000 रुपये ATP टैक्स, 1,000 रुपये इंश्योरेंस और 3,000 रुपये मेंटेनेंस। ये पर डे का बताया आपने? पर डे का, पर ट्रिप का कॉस्ट है ये। तो 45, 10, 55, 65,000 रुपये का आपका खर्चा, पीछे की वो आपके सेविंग। मिनिमम से मिनिमम एक बस मंथली 3.5 से 4 लाख रुपए छोड़ती है। 12 महीने टूर के हो या average छोटा में। टूर हो, इसमें वो भी तो डिपेंड होगा। अगर छोटे से छोटा आप, मतलब आप ये मान लो आपकी गाड़ी 250 किलोमीटर भी चल रही है, तो भी वो महीने के 2.5 लाख रुपए देगी। एसी नॉन एसी कोई सी भी आप गाड़ी ले लो, पर गाड़ी का मिनिमम से मिनिमम 2.5 लाख रुपए का कैलकुलेशन है। जैसलमेर जोधपुर जो गाड़ी चली थी, उस रूट का पर डे पर बस का कलेक्शन केवल बचत 10 से 15,000 रुपए पर डे, सिंगल बस का, कम से कम बता रहा हूँ। बाकी कई उसमें गाड़ियां हैं जिनका टाइमिंग परफेक्ट है, उन गाड़ियों की बचत है 25, 30 हजार रुपए पर डे की। ओके, तो 3.5 लाख रुपए मिनिमम है ये। मिनिमम एसी गाड़ी। और मैक्सिमम? मैक्सिमम की तो देखो कोई गिनती नहीं है। जैसे दिवाली का सीजन आता है, उसमें गाड़ी पर डे का 1.5 लाख भी दे देती है, लाख भी दे देती है। भाड़ा उस टाइम हाई पे चला जाता है। मंथली मतलब 30-40 लाख प्लस? मंथली नहीं, वो 10-15 दिन का सीजन चलता है, क्योंकि दिवाली पे एकदम से लोग निकलते हैं। जैसे दिल्ली अहमदाबाद, इसका रूट का छोड़ो, आप दिल्ली पटना का ले लो, तो बिहार वाले सारे एकदम से निकलते हैं। तो जनता तो यहाँ बहुत है, ट्रेनों में जगह रहती नहीं है। एयरलाइन के किराए आसमान छू लेते हैं, तो बसों को किराए लगभग एयरलाइन जितना तो नहीं जाता, फिर भी जहाँ 2,000 है वहाँ 5,000 रुपये के समथिंग हो जाता है। तो जहाँ अपन ट्रिप के 35,000 कमा रहे थे 2,000 से, खर्चा तो वही है 65,000 रुपये, बट भाड़ा 5,000 हो गया, ऊपर के तो 3,000 पर स्लीपर के बच ही रहे हैं। अच्छा, जो अभी जैसे नॉर्मली वापस आपने बात की थी, वो जो गाड़ी जली थी, आपके हिसाब से उस गाड़ी में क्या हुआ था? रीजन, एग्जैक्ट रीजन आपको अगर? सबसे उस गाड़ी में वायरिंग की कमी थी। जो वायरिंग यूज की थी, लेकिन बताया ऐसे गया कि उसमें कोई फटाके रखे हुए थे, ऐसा कुछ सीन? अगर फटाकों से गाड़ी जलती तो गाड़ी का चेसिस जलता, टायर जलते, नीचे से आग लगती, आग आई ऊपर से। वायरिंग तो सारी छत में होती है, गाड़ी वायरिंग से जली, फटाके तो जले ही नहीं। अच्छा, फटाके थे उसमें? फटाके थे, होंगे, एक्चुअली कंफर्म तो मेरे को भी नहीं पता, होंगे, बट फटाके नहीं जले उस गाड़ी में, वो वायरिंग की वजह से ही जली है। ओके, तो जैसे अभी बात करें बस इंडस्ट्री की, इसमें मेन कमाई क्या है? एज ए पैसेंजर की कमाई है या ऊपर की कमाई क्या होती है? पैसेंजर की कमाई है। हाँ, आप पैसेंजर को अच्छी सर्विस दे रहे हो। लेकिन मैंने सुना है कि इसमें कुछ ऊपर की कमाई अलग से आती है। ऊपर की कमाई तो हर ऑपरेटर नहीं करता है, बहुत लिमिटेड। जैसे कोई नया ऑपरेटर आज कोई आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, वो ड्राइवर निकल के आया, वो 2 रुपए के लालच के चक्कर में करता है। जैसे गुजरात गाड़ियाँ जा रही है, आज गुजरात कम से कम राजस्थान से 1,000-2,000 गाड़ी प्लस ही जारी होगी। तो 2,000 नहीं, उसमें से गिनती के 10 या 15 ऑपरेटर भी नहीं कह सकते, जो ड्राइवर हैं खुद ही ओनर है, जिनके पास सिंगल बस है, वो ले जाते हैं दारू। अच्छा, गुजरात में दारू ले जाते हैं, उनको पर पेटी 5-10 हज़ार रुपये, 5,000 तो मिनिमम मिलता ही है उनको। बाकी तो जो चेकिंग नहीं होती क्या बसों की? चेकिंग होती है, बट हर जगह मंथली बंदी भी होती है, कई बार पकड़ते हैं, कई बार छोड़ देते हैं। बाकी जो अच्छा ऑपरेटर है, जो खुद का एक ब्रांड चला रहा है, वो कभी ऐसी गलतियां नहीं करता। उसके लिए पैसेंजर की सेफ्टी, सिक्योरिटी मायने रखती है।
अच्छा, ये लगेज वाला क्या सिस्टम है? जैसे अभी लगेज बंद कर दिया राजस्थान में, ये जो ऊपर की कमाई थी और क्या था? लगेज हर ऑपरेटर की एक बैकबोन थी। जो गाड़ी की 35,000 की कमाई है, उसमें लगेज का जो पैसा था वो बिल्कुल सेफ बचता था। मिनिमम से कम आप 15,000 रुपये तो एक गाड़ी लगेज का छोड़ती थी। आज किसी के पास 10 गाड़ी है तो उसके 15 लाख रुपए होते थे। वो पैसा तो नेट सेविंग था, वो बिल्कुल बंद हो गया हर ऑपरेटर के लिए। लगेज से बसों में नुकसान ही हुआ है। जो मेन कमाई ऑपरेटर की, ये पैसा तो मेरे मतलब सेविंग ही है। इस खाली बस जाए तो भी इतना तो आ ही जाएगा। खाली बस जाएगी तो ये पैसा तो आएगा ही आएगा। मतलब मेरी जेब से कुछ नहीं लगेगा, लगेज से गाड़ी बराबर भी आ जाएगी, पर वो पैसा टूट गया हर ऑपरेटर के। अच्छा, मार्केटिंग कैसे करते हो आप? मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती इस बिजनेस में? रेड बस में सर्विस की रहती है। जैसे मेन जो बुकिंग है आज के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में, रेड बस, पेटीएम, अभी बस, 3 ऐप की है। ऑफलाइन से भी ज़्यादा हर कस्टमर इनसे ही बुक करता है। इसमें रेटिंग का मेन होता है, सर्विस का। आप पैसेंजर को सर्विस कैसी दे रहे हो? अगर आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है, पैसेंजर आपको 5 स्टार रेटिंग कर रहा है, तो आपकी गाड़ी हमेशा टॉप पे दिखेगी। आप रेड बस पे, अभी बस, पेटीएम कहीं चार्ट खोलोगे तो गाड़ी टॉप पे दिखेगी। पैसेंजर उसको बुक कर लेता है वहाँ से देख के। दूसरा, एक इसमें कैंपेन चलते हैं रेड बस के खुद के, तो रेड बस ही उनको प्रमोट करता है खुद के ऐप में। अलग से आपसे चार्ज लेता है ऑपरेटर से? वो ऑपरेटर से चार्ज लेता है पर डे के 4 से 5,000 रुपये के समथिंग वो लेता है चार्ज। अच्छा, जैसे आपकी बस किसी को यूज़ करनी है तो कैसे, मतलब कैसे पता करेंगे और कहाँ कहाँ आपके रूट चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें? बस हमारी खुद की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। अच्छा, आपकी वेबसाइट भी है? उससे भी कर सकते हैं, या रेड बस, पेटीएम, अभी बस से कर सकते हैं। अभी जो रूट हमारे चल रहे हैं वो अहमदाबाद दिल्ली, अहमदाबाद पूना, अहमदाबाद इंदौर, अहमदाबाद कोल्हापुर, और रिसेंटली हम नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर लगभग 10 या 12 तारीख से एक नई सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग रूट चालू करेंगे जयपुर अहमदाबाद, जयपुर राजकोट, जोधपुर देहरादून, अजमेर देहरादून, भीलवाड़ा देहरादून। इन बसों में विथ वॉशरूम तो ऑलरेडी है ही है। दूसरा, इसके अंदर हम पेंट्री सर्विस और कर रहे हैं, जिसके अंदर पैसेंजर का खाना, कॉफ़ी, ये हम लोग गाड़ी के अंदर ही सर्व करेंगे। उसका जो पैसा है वो टिकट के अंदर ही इंक्लूड रहेगा। अच्छा, किसी को खाना नहीं लेना हो तो? किसी को खाना नहीं लेना तो वो भी नहीं, वो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, वो सारे आपने पहले ही इंक्लूड कर दिए उसमें? वो पहले ही इंक्लूड करके हम लोग खाने का एयरलाइन की तरह कर रहे हैं। कई बस ऑपरेटर बंगाल साइड में कर रहे हैं। चलो, मैंने बातों में आपने ये सारी चीज़ें बताई। तो अभी आप 22 बस ऑपरेट कर रहे हो खुद की? 22 बसें भी ऑन रोड ऑपरेटेड है और 3 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट है, तो 22 × 3 प्रॉफिट। अगर सारा रोडवेज का, इन गाड़ियों का दूसरा प्रॉफिट जोड़ो, टैक्सेबल ही बताता हूँ मैं, तो समथिंग मंथली हो जाता है 1.35 1.36 के बीच में। 1,35,00,000? 1.35 1.36 के बीच सारा में। खर्चा निकाल के? सारा खर्चा। रोडवेज का ज़्यादा है, रोडवेज की बिलिंग है 65-68 के बीच में। इनका तो फिर भी अप डाउन आ गया, इनमें तो लॉस प्रॉफिट होता है, बट रोडवेज का फिक्स पैसा है। अच्छा, बस इंडस्ट्री में सबसे मतलब एक कोई ऐसे मतलब सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है, थोड़ा बताना चाहिए तो? सही चीज़, अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हो पैसेंजर को तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आज जो भी पैसेंजर है वो 200-300 रुपये के लिए झिकझिक नहीं करेगा। आपकी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, आप 36 से 36 पैसेंजर बैठा रहे हो तो भी आपको वही पैसा बचना है। आप 2,000-4,000 के चक्कर में गैलरी में, कैबिन में, लगेज गैलरी में भर रहे हो। लगेज भरते हैं, हमारी गाड़ियों में भी लगेज जाता था, बट डिक्की के, सेमी डिक्की। हमने कभी गैलरी कैबिन में लगेज नहीं भरा, बट कई ऑपरेटर हैं एमपी के, यूपी के, वो गैलरी में भी लगेज भरते हैं। यूपी वाली आप कोई भी गाड़ी देखोगे तो गाड़ी की कैपेसिटी 36 स्लीपर की है, वो 110 सवारी, 120 सवारी, 150 सवारी जाती है। ये सबसे बुरा है इस इंडस्ट्री में। और दूसरा, कई जगह एकता भी नहीं है यूनियन में। जैसे हमारे भीलवाड़ा ट्रेवल्स यूनियन है, उनमें बिल्कुल एकता नहीं है, वो आपस में सब लड़ते ही रहते हैं। अगर एकता आ जाए, सारे बस ऑपरेटर एक साथ होके एक जैसा फेयर डिसाइड कर लें कि ये रूट है, इसका ये फेयर होना चाहिए। जैसे जोधपुर यूनियन है, उसकी फिक्स एकता है। आज जोधपुर से जयपुर या कहीं भी जोधपुर से गाड़ी जा रही हो, हर रूट का फेयर फिक्स है।
उसके अलावा पूरे राजस्थान में किसी यूनियन का या किसी सिटी का फेयर फिक्स नहीं है जोधपुर के अलावा। वहाँ आज जैसे जयपुर से अहमदाबाद एक गाड़ी का फेयर है 1200 रुपये, एक का 1000, एक का 700, एक का 600। जोधपुर में फिक्स है 800 रुपये रेट है, तो वो 800 से अबव ही लेगा कोई, 800 से 750 किसी का फेयर नहीं मिलेगा। जयपुर में आपको 400 में ले जाने वाले मिल जाएंगे। अच्छा, ग्राहक तोड़ने के लिए ऐसा सीन? ग्राहक तोड़ने के लिए, रेट तोड़ने के, हमारी गाड़ी भरी जाए चाहे हम 300 रुपये में ले जाएंगे, 400 में ले जाएंगे, उसके लिए कई ऑपरेटर ऐसा करते हैं। बट जोधपुर में ये सिस्टम नहीं है कहीं। ओके, तो ये चीज़ें कुछ बिगाड़ने वाले भी हैं सिस्टम को? बिगाड़ने वाले भी हैं। बिगाड़ने वाले ऐसा होते हैं जो ड्राइवर गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, अच्छा ऑपरेटर है वो कभी नहीं। मजे की बात क्या है इसमें, मतलब इस इंडस्ट्री में आपने आज कितने साल हो गए काम करते हुए, मजे की बात क्या है? मजे की बात जब खुशी देखते हैं पैसेंजर की, वो सेटिस्फाइड होता है अपनी सर्विस से कि आपकी गाड़ी यार बड़ी अच्छी थी। दूसरा मेरा पर्सनली ये है, गाड़ियों के पीछे जब मैंने राघव लिखवाया था, मेरे को उसको देख के बड़ी खुशी होती है। देख रहे हो राघव जा रही है, राघव मेरी खुशी वही थी। अब चलो, अब थोड़ी आपकी स्टोरी के अंदर आते हैं। जैसे आपने ये बस इंडस्ट्री ही क्यों चुनी? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस के ऑप्शन रहते हैं। बस इंडस्ट्री इस वजह से चुनी, मेरे कज़न नाना थे, उनका ट्रेवल्स का काम था, तो शुरू से फैमिली में उनके बारे में सुनता था कि वो नाना के बस का है, नाना के बस का, तो छोटे से वो क्रेज़ था, छोटा सा था वो बस वाले खिलौनों से खेलने का। इस वजह से बहुत ज़्यादा मन था बस स्टार्ट करने का। मदर के टाइम पे यही था, बट मदर को ये था कि नहीं बेटा जॉब करना, क्योंकि सारे फैमिली वाले तेरे जॉब में थे तो तू भी जॉब करना। बट उनकी डेथ के बाद में सीक्वेंस बदला, स्थितियाँ बदली, फैमिली से टूट गए, अकेला रह गया। तो मेरी मदर के एक ड्राइवर थे, मदर मेरे पंचायत समिति एन थे, उनको सरकारी ड्राइवर मिला हुआ था, सरकारी गाड़ी, उसके ड्राइवर थे प्रभु भैया। मदर की डेथ के बाद उन्होंने छोड़ दी थी नौकरी, उससे डेथ से पहले ही छोड़ दी थी उन्होंने, बस चलाने लग गए थे वो भी। मदर की डेथ के 2 या 3 महीने बाद मैं भिलवाड़ा से जोधपुर आने के लिए लैंडमार्क होटल करके एक एरिया है, वहाँ गया था। तो वहाँ वो मिल गए, उन्होंने कहा यहाँ क्या कर रहा है राघव? मैं कहा मामा वहाँ जा रहा था, ले चल मेरे साथ मैं घुमा के लाता हूँ। उन्होंने कहा मेरे साथ घुमा के लाता हूँ मैं, ठीक है मामा चलते हैं साथ में। उनके साथ गया सूरत, 5 या 7 दिन उनके साथ मैंने सारे एस्टिमेट देखा कि बस लाइन में कैसा होता है, क्या करते हैं। बट जब मैंने वो कैलकुलेशन उस टाइम जोड़ा, मेरे को लगा इससे बेस्ट बिजनेस कोई नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने बसेस का चूज करा। कितना % रिटर्न रहता है, मतलब आपने जोड़ा उस हिसाब से? रेवेन्यू पर बस में 65 से 70% का रेवेन्यू रहता है। तो तभी सोच लिया कि इतना रिटर्न कोई नहीं देगा बिजनेस, इतना बसेस जितना रिटर्न कोई बिजनेस नहीं दे सकता। ट्रेवल्स एंड ट्रांसपोर्ट जितना रिटर्न किसी बिजनेस में नहीं है। राघव जी आपकी बात करें तो अभी आप कितने साल के हैं? मैं अभी 22 साल का हूँ। 3 मई 2004 का मेरा बॉर्न है। 22 साल के हैं और अभी आप खुद की बसें 22 ही मैनेज कर रहे हैं। ये 22 तो खुद की हो गई ना, और तो फिर वो बस गवर्नमेंट में आपने टेंडर ले रखा है तो खुद की हो गई, लेकिन ये कहीं मैच कर रहा था तो उस हिसाब से 22। तो अब जैसे आप थोड़ी स्टोरी जानते हैं यार, कैसे मतलब कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे ये मोटिवेशन आता गया, क्या जर्नी रही है आपकी, जो देख रहे हैं उनको भी कुछ जानने को मिले आपके बारे में। मेरा जन्म 3 मई 2004 का है। जोधपुर उमेद हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था। प्रॉपर मेरा जो नेटिव विलेज है वो है दौलतगढ़, भिलवाड़ा आसिंद, भिलवाड़ा के अंदर एक आसिंद तहसील है, उसके पास में पड़ता है। मेरे दादी जी प्रिंसिपल थे, तो दौलतगढ़ से 22 किलोमीटर दूर मोड़का निम्बाड़ा करके एक गांव है, वो वहाँ सेटल्ड हो गए थे। 2005 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तब मैं 1 साल का था। जब समझने लगा चीज़ें, तब मैं, मेरे बुआ हैं एक उमा बुआ, उनके पास जैसलमेर वो जॉब करते थे, वो फुफूसा उनके पास पढ़ता था। 2012 मिड में मदर की जॉब लगी थी आसिन पंचायत समिति में, तो मदर ने वापस मेरे को यहाँ बुला लिया। फिर स्टडीज़ हुई, 2 साल यहाँ पढ़ा, फिर जोधपुर हॉस्टल में भेज दिया। लक्की इंटरनेशनल करके एक स्कूल है, उस टाइम 2015 में नई ओपन हुई थी, तो कई लोगों ने बोला कि इसमें एडमिशन कराओ, ये बेस्ट स्कूल है राजस्थान की। तो 6 महीने उसमें कराया। उसके बाद LK सिंघानिया गोटन, उसके हॉस्टल में भेज दिया मेरे को। 2018
अप्रैल में मदर की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में। हॉस्टल से सीधा मैं जोधपुर आया। जोधपुर से एक्सीडेंट मदर का आसिंद के पास हुआ था, तो पहले जोधपुर लेके आए मेरे को। जोधपुर से हम आसिंद गए, वहाँ पहुँचा। उस टाइम 10-12 दिन तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। 12 दिन बाद तो सारी चीज़ें ख़त्म, स्टडीज़ वगैरह वहीं छूट गई। फिर जब लगा परिवार सहारा देगा, तब कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद में जब 2 महीने बाद ननियाल था, ननियाल वालों से किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो वहाँ से निकल गया। उनको लगा ननियाल वालों को मैं बोझ बनूंगा उन पे। पहले मदर थे तो स्कूल एक्सपेंसेस भी करते थे, स्कूल की फ़ीस ज़्यादा थी, अच्छी स्कूल थी। उसके अलावा मदर ने शुरू से पाला, तो हर चीज़ उन्होंने ब्रांडेड दिलाई। ननियाल वालों ने सोचा ये कैसे अफोर्ड। उनके मन में भी था नहीं था, बट उन्होंने बोला। मेरे को लगा यहाँ से निकलना ही सही है, यहाँ रहेंगे तो इन पे बोझ बनेंगे। और एक बेटा बोझ कहो या उसको पालने केवल उसके माँ बाप पाल सकते हैं। तो जैसे आपके चाचा चाची दादा दादी, सपोर्ट एज यूजुअल उनका कुछ नहीं रहा। ठीक है, फैमिली है, अच्छा है, बट एक जो असल में किसी लड़के को अगर हकीकत कोई सपोर्ट करता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं उसके पापा, 9 महीने पेट में रखती है उसकी माँ, उनके अलावा उनको कोई नहीं समझ सकता और कोई सपोर्ट नहीं करता। तो फिर आप ननियाल से भी छोड़ के चले गए? ननियाल से भी छोड़ के आ गया मैं। फिर 2018 जून में मैंने प्रभु मामा के साथ जब गया था, उसके जस्ट 10 से 15 दिन बाद कुछ सेविंग्स थी मम्मी की, जो मेरे अकाउंट में थी। 1.5 लाख रुपए थे। उसको लेके प्रभु मामा के साथ में एक ड्राइवर था विजय करके, उसने कहा कि राघव अपन एक बस ठेके पे लेते हैं, जोधपुर से उदयपुर चलेंगे, इतनी कमाई है, ऐसा करेंगे। तुम उदयपुर गए। उदयपुर वहाँ एक विजय जी राठौड़ थे, पहली बार उनसे मिले तो साथ वाले वो ड्राइवर था, उसने कहा कि इनको गाड़ी ठेके पे लेनी है। तो शक्ल देखी, बोली ये बच्चा गाड़ी ठेके पे लेगा क्या? ये तो अभी छोटा सा है, क्या करेगा ये बस लेके? मैं कहा नहीं अंकल, मेरे को बस लेनी है। एज में बड़े थे वो, 45-55 के बीच में। तो मैं अंकल मेरे को बस लेनी है। ठीक है, तो हमारा तय हुआ 90,000 रुपये पर मंथ में। उन्होंने गाड़ी दे दी। गाड़ी हमने जोधपुर से उदयपुर रूट पे चलाई, अच्छी चली। डे 1 से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। नेक्स्ट 3-3.5 मंथ बाद हमने एक गाड़ी परचेज करी। उस टाइम ये था, नॉलेज नहीं था पूरा। गाड़ी का नॉलेज अच्छा हो गया था, कैसे चलती क्या चलती, बट डॉक्यूमेंटेशन का कोई नॉलेज नहीं था कि अपन गाड़ी खरीदते हैं तो आरसी क्या होती है, या फिर ट्रांसफ़र कैसे करवाते हैं, आरटीओ ऑफिस में क्या फॉर्मेलिटी होती है। गाड़ी हमने कम एज में थोड़ा वो समझ पाना इजी नहीं है, समझ में नहीं था। गाड़ी हमने उसकी देखी, पसंद कर ली। 9 लाख रुपए में हमारा सौदा हुआ। 13 मॉडल गाड़ी थी। पेमेंट था जो उसको पैसा दे दिया। गोल्ड की रिंग और चेन करवाई भी थी मदर ने। अब गाड़ी खुद की लेनी थी तो वो सेल कर दी मैंने उस टाइम। गाड़ी ले ली, उसको पैसा दे दिया। 1.5 महीने तक गाड़ी हमारे पास ही थी। 1.5 महीने बाद उसने आके गाड़ी वापस ले ली। ये गाड़ी तो मेरी है। मैं कहा भाई हमने पैसे दिए। कि पैसे दिए तो प्रूफ बताओ, एग्रीमेंट बताओ। अब हमें ना तो हमने एग्रीमेंट किया था, किसी के सामने भी नहीं दिए थे, कोई गवाह वगैरह? पैसे सामने दिए थे। 2-3 मीडिएटर थे, उनके सामने पैसे दिए थे, बट उस आदमी ने साफ मना कर दिया कि मैंने गाड़ी बेची होती तो मैं एग्रीमेंट कराता, पैसे तो मैंने यूं ही दिए थे। तो आप पैसे देके गाड़ी ऐसे लेके आ गए? कोई सील साइन? नॉलेज नहीं था हमें। तो आपके साथ मैं तो यही था, जैसे पहले विजय अंकल से गाड़ी लाए थे तो उनको हमने 90,000 रुपए दिए, उन्होंने गाड़ी दे दी। कभी उन्होंने नहीं पहुंचा, हम उनका जो पैसा था हर मंथ उनको भेज देते थे। उन्होंने कभी गाड़ी के पास में आके भी नहीं बोला। तो हमें नॉलेज ही नहीं था उस टाइम। पहली बार चोट खाई। उस टाइम ये था, उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा लॉस था, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट था। मदर की कराई हुई चीज़, अंगूठी चेन उन्होंने मेरे लिए कराई थी। एक वो भी रिस्क लिया, क्योंकि मदर की यादें जुड़ी थी कि मम्मी ने ये चीज़ कराई, उसको बेच रहा हूँ। मन में ये भी था कि काम करूँगा, सक्सेस हो जाऊँगा तो कहीं ना कहीं वो भी देख के खुश होंगे। फिर उसके बाद में 10-15 दिन थोड़ा ऐसा लगा, मन टूटा कि यार आज पापा होते हैं
या मम्मी होते तो इससे लड़ लेते मेरे लिए। आज वो पीछे होते तो इसको आगे कहते, कहने वाला कोई नहीं। फिर उसको हर पाल ली उन पैसों की। उसके बाद में विजय अंकल की जो गाड़ी थी वही हमने परचेज करी। हमने उनको पैसा क्लियर करा तो उन्होंने कहा कि राघव ये गाड़ी नाम करवा ले। नाम, मेरी एज थी नहीं, नाम किसके कराऊं। तो मेरे एक कज़न मामा है, मेरी उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ऐसे मेरे रियल मामा से भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कज़न मामा के नाम पे गाड़ी करवा दी। फिर हमने धीरे धीरे काम स्टार्ट करा। जब विजय अंकल से गाड़ी ली मैंने, तब मेरे को पूरा हो गया था कि कोई भी गाड़ी लेनी पहले एग्रीमेंट करना, पैसा देते ही हाथों हाथ गाड़ी ट्रांसफर करवानी और आरसी लेनी। आरसी डॉक्यूमेंट सारे अपने नाम पे करवाने। 50% पैसा दे दिया, गाड़ी अपने नाम पे हुई, फिर पैसा पूरा दे दो। फिर नॉलेज हुआ। फिर विजय अंकल की गाड़ी के बाद में हमने कंटिन्यूसली गाड़ी हम हर 1-1.5 मंथ में एक दो गाड़ी परचेज करते रहे। 2019 जून में, तब तक हमने नॉन एसी का सेगमेंट पता था। 2019 जून में हमने ये देखा कि जो कस्टमर सर्विस है, अभी हम जो गाड़ी चला रहे हैं उसमें इतना अच्छा मार्जिन नहीं है, जो कस्टमर सर्विस में मार्जिन है। एक अच्छे रूट पे एसी गाड़ी जहाँ आप हर कस्टमर को एक अच्छी सर्विस दे रहे हो, वाइट बेड शीट, पिलो, ब्लैंकेट, एक लग्जरी गाड़ी आप दे रहे हो, तो उसमें अच्छा मार्जिन है। जो हम 3 गाड़ी चला के मार्जिन कमा रहे हैं वो सिंगल वो गाड़ी दे सकती है मार्जिन। जो 3 गाड़ी का पैसा है वो एक सिंगल गाड़ी दे सकती है। तो हमने कॉन्सेप्ट सोचा वॉल्वो का, क्या वॉल्वो लेते हैं। रिस्क था, वॉल्वो बहुत महंगी गाड़ी थी, 1.5 करोड़ की गाड़ी थी। अब लेनी, नई गाड़ी के लिए ट्राई करा बट नई गाड़ी का नहीं हुआ। फिर हमने सेकेंड हैंड वॉल्वो परचेज करी, उसे जैसलमेर अहमदाबाद रूट पे हमने चले। सेकेंड हैंड कितने की आई? सेकेंड हैंड हमने उस टाइम परचेज करी थी 55 लाख रुपए में। उसे जैसलमेर अहमदाबाद रूट पे चल रही, बहुत अच्छा मार्जिन। उस गाड़ी का मेरे को आज भी याद है, हमने 4.5 महीने के अंदर उस गाड़ी का पैसा क्लियर कर दिया था। उस गाड़ी से ही कमा के 4.5 महीने में। सब अच्छा चल रहा था, 12-13 गाड़ियां हमारे पास हो गई थी। जस्ट फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा, गाड़ियां सारी खड़ी। अब स्टाफ जो है तो हमारा ही परिवार। आज साल के 365 दिन वो हमें कमा के दे रहा है, हमारा घर चला रहा है। वो उसकी सैलरी ले रहा है बट उससे ज़्यादा रात भर हमारे लिए काली कर रहा है। तो उनका भी घर हमें ही चलाना। गाड़ियों का उस टाइम राजस्थान का टैक्स था पर्सनल, गवर्नमेंट ने टैक्स माफ़ नहीं करा। पर गाड़ी का 45,000 रुपये टैक्स। चलाओ चाहे मत चलाओ, चलाओ मत चलाओ, खड़ी है। इंश्योरेंस, स्टाफ का खर्चा, 3 गाड़ियों की EMI थी वो। 1.5 साल तक पूरा काम बंद, 0 इनकम। जो सेविंग थी सब खत्म। टैक्स भरा, गाड़ियाँ क्लियर करी, फिर उन सब गाड़ियों को बेचा। जितनी भी सबको बेच दी। सब 1.5 साल में अब खत्म हो गई। टायर, मेंटेनेंस, फिर सारी गाड़ियों को बेचा। फिर नई गाड़ियाँ ली कंपनी से। नई, वो जीवन का किस्सा आज भी मेरे को याद है। नई गाड़ी लेने के लिए मैं बैंक में गया। डॉक्यूमेंट्स उस टाइम तक मेरे सारे पूरे हो गए थे, GST रिटर्न, ITR, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। बैंक में लोन लेने के लिए गए, मैनेजर साहब फाइल वगैरह देखी, उन्होंने कहा तू लोन लेगा क्या, तेरे को किस बेस पे लोन दे। मैं सर अब मेरे को मत देखो, मेरे कागज देखो। उन्होंने कागज देखे, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, ITR देखा। उस टाइम 14 या 15 लाख रुपए का ITR था और 2 करोड़ की बैलेंस शीट थी। देखते ही वो गए, तेरी है? मैं कहा सर मेरी है। अकाउंट स्टेटमेंट बता। अकाउंट स्टेटमेंट, चीज़ें अच्छी है, मैं रिस्क लूँगा। वो पूरे इंडिया में एज पर जो मैनेजर साहब ने मेरे को बताया था, बैंक का नाम नहीं बताऊंगा मैं, पूरे इंडिया में सिंगल लोन मेरे करा था रिस्क लेके। बाकी जो बसों का लोन होता है सबसे डिफिकल्ट लोन ये। पहला गारंटर चाहिए, उसके अलावा आपके नाम पे ऑलरेडी बस चाहिए, उस बस का लोन ही हुआ होना चाहिए। वो नहीं है तो ऐसा गारंटर चाहिए जिसके लोन हो, और आजकल गारंटी कोई देता नहीं। उन्होंने बिना किसी गारंटी मेरे को 2 गाड़ियों का लोन दिया। क्या मैं पहली बार 2 गाड़ी का 1 करोड़ 5 लाख रुपए का उन्होंने लोन करा कि 2 गाड़ी का मैं लोन करूंगा 80%, बाकी 30 लाख रुपए तू तेरी जेब से लगाना।
और 2 गाड़ी का भी इस शर्त पर करूंगा कि 2 गाड़ी तुम कैश में बनाओगे। उन गाड़ियों को बेचा था, उनका पैसा था, उससे हमने 2 गाड़ियों का तो हमने कैश में बना ली, 2 गाड़ियां वो ले ली। फिर मन हुआ कि भीलवाड़ा सेटल हो जाते हैं, होम टाउन है, वहां से स्टार्ट करते हैं। भीलवाड़ा शिफ्ट हुए, अच्छा ऑफिस वगैरह सेटअप करा, सारी चीज़ें, फिर वहाँ से स्टार्ट करा। ओके। फिर चलता ही गया। फिर कोई दिक्कत नहीं आई? फिर कभी दिक्कत आई लॉकडाउन बाद में? नहीं, लॉकडाउन बाद में कोई दिक्कत नहीं आई। लॉकडाउन का फेस वापस जब पहली बार लोन कराया बैंक से, वो गाड़ियाँ सोल आउट कर दी थी, तो सब लेवल आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉट। उस टाइम 3.5 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट बचा था, जितना कमाया उनका वो सारी गाड़ियाँ सेल आउट करके। फिर उससे वो 2 गाड़ियाँ बना ली थी, 30 लाख रुपए इन गाड़ियों में दे दिए थे, बाकी पैसा बच गया था। उस टाइम लॉकडाउन में लॉस ये हुआ था, अगर गाड़ियाँ चलती तो अच्छा पैसा कमाती। जो हमने इतनी मेहनत से सारी चीज़ें, मतलब ये था बिना 1 रुपया खर्च करे सारा पैसा हम सेव करते थे, वो सारी सेविंग मर गई। गाड़ियों फ्री हो पाई, बस गाड़ियाँ बेचा, उसका पैसा आया। तब दुख हुआ था लॉकडाउन में कि यार ये गलती कर रहे हैं गाड़ियाँ बेच के। आज 13 गाड़ी बेचना कि 2 हमने वॉल्वो ले ली, ये भी बेच रहे हैं, बाकी गाड़ियाँ भी बेच रहे हैं, बड़ा दुख। बट फिर जब नई गाड़ियाँ ली तो वो दुख कम हो गया। तो इस पूरी जर्नी के अंदर धोखा कहाँ कहाँ हुआ आपके साथ? धोखा, सबसे बड़ा धोखा तो इंसान को एक ही जगह मिलता है, वो प्यार का धोखा होता है। आशिकी सबके साथ होता है कहीं? ये हर इंसान के साथ होता है। मेरे हिसाब से आज के इस टाइम में ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसको धोखा नहीं मिला होगा। अच्छा, क्यों होता है? इसका कोई पीछे रीजन पता किया कभी? ये होता क्यों है सबके साथ? धोखे की कोई वजह नहीं होती, धोखा बस एक धोखा ही है, धोखे की कोई वजह नहीं। क्या हुआ आपके साथ? प्यार हुआ। बस चला आपने भी बस चलाई है कभी, मतलब? या बस चलाई है मैंने खुद ने भी, कई बार खुद भी गाड़ी के साथ जाता ही था। ये बात है 2024 की। अब अच्छा, पिछले साल ही? पिछले साल की। सब सेटल डाउन था, अच्छा चल रहा था। 2024 में किसी के थ्रू मिला मैं, सारी चीज़ें आगे बढ़ी। उस बीच में एक एज ए मेरे एक अच्छा, मतलब स्टाफ कह लो, या मतलब मैंने उसको काका की तरह ही माना था, स्टाफ की तरह मैं उसको लेके आया था। वहाँ से भी वो भी फ्रॉड करके निकला, गाड़ियों का पैसा खा के, गाड़ियाँ खा के। जो प्यार हुआ वो प्यार मेरे लिए प्यार था, बट उसके लिए मैं एक व्यापार था कि ये बाद में पता चला ये मेरे लिए कोई सोने की खान है, इसको जितना तोड़ना हम तोड़ के निकलेंगे। तो वहाँ उस टाइम बहुत लॉस हुआ। फिर वापस दिल टूटे हुए को फिर दिल जोड़ने वाला कोई मिल जाता है फिर दूसरी बार दिल जुड़ा, उसमें बहुत लॉस किया। जिससे प्यार हुआ था उसके लिए कंपनी सेटअप करी थी, गाड़ियाँ वगैरह उसके नाम करा, बट वो भी गाड़ियाँ लेके ही सब लेके। और डांडा न्योनी वाला एक शायरी कहता है वैसे, इश्क भी यारा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, सब कुछ कर लिया जिंदगी में, पर जीवन में सुकून भी नहीं है। सब कुछ पा लिया जीवन में, पर जीवन में सुकून नहीं है। तो आपकी जर्नी में जब आप 1 साल के थे तो पापा छोड़ के चले गए, 13 साल के हुए तो माँ छोड़ के चली गई, फिर यार दोस्त, घर वाले, फिर प्यार, सब कुछ, सारे धोखे एक साथ हो गए। मतलब अभी तक जीवन में इतने धोखे खा लिए हैं कि अब इंसान की शक्ल देख के बता सकता हूँ ये कहाँ तक चलेगा, ये कहाँ जाएगा। इतने धोखे खा के सीख चुका हूँ। ट्रस्ट की वैल्यू क्या है आपके लिए? भरोसे की कोई वैल्यू नहीं होती है। हकीकत मायने में भरोसे का कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। आप किसी भरोसा कर रहे हो तो आंख बंद करके कर रहे हो, वो सामने वाले को सोचना है। नहीं तो ये मान के करना चाहिए कि धोखा हो सकता है, या नहीं मान के करना चाहिए? जैसा समय है मानना भी चाहिए, बट मेरे हिसाब से अगर आप किसी पे भरोसा कर रहे हो ना, तो आप आंख बंद करके करो। वो धोखा देगा, वो उसकी किस्मत है, वो उसके कर्म है,
बाकी आप भरोसा कर रहे हो तो उस अगले बंदे पे आंख बंद करके भरोसा करो। कितनी बार करे तो? एक बार धोखा हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। आदत है मम्मी की संस्कार के, बेटा किसी पे भरोसा करे तो आंख बंद करके करना। तो वो धोखा दे चलेगा, तेरा नुकसान हो जाए तू कर लेना, खा लेना, पर कभी किसी के साथ तू धोखा मत करना। या तेरे मन में ये मत रखना कि मैं इस फलाने का ये 1 रुपया भी रख लूँ या उसके साथ थोड़ा सा भी कोई धोखा कर लूँ। तू खा ले, कुछ भी हो जाए, पर तू किसी को धोखा मत दे। तो जैसे आपके साथ इतने धोखे हो गए ऑलरेडी, अब भरोसा करते हो किसी पे? करता हूँ। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्त से ज़्यादा वो मेरे भाई, मतलब मेरे लिए आज के टाइम पे सब कुछ कह लो। एक दोस्त कह लो, भाई कह लो, या एक माँ की तरह संभालने वाला भाई, बड़ा भाई कह लो, वो है। कब से है वो भिलवाड़ा सेटल हुआ था तब से। क्या मतलब तारक मेहता शो में जेठालाल के लिए जैसे तारक मेहता फायर ब्रिगेड है, वो मेरी फायर ब्रिगेड है। नहीं, कब मतलब क्या करते हो? उनके भी ट्रेवल्स का ही काम है, बस सर्विस का ही काम है उनके। बहुत अच्छे मित्र हैं। तो चलिए, प्यार के लिए क्या है आपके मन में वैल्यू? अब प्यार को कैसे देखते हो आप? प्यार को देखना बंद कर दिया। अब प्यार नहीं देख सकते, सीधी शादी कर लो फिर। अब शादी प्यार इनसे बहुत दूरी। इतने धोखे खाने के बाद शादी का क्या विचार है? शादी कब कर रहे हो? एज यूजुअल शादी का विचार मन से तो मर चुका है। नहीं तो कैसे आएगा माइंड में? अब कोई घर वाले लेके आएंगे या आप खुद ही करने वाले हो? नहीं, शादी का विचार जहाँ तक है, कोशिश है नहीं। जीवन है अकेले, शांति वाला अच्छा है, बट फिर भी लास्ट मोमेंट पे घर वालों का प्रेशर रहा तो अब कैसा भी है। वो पहले चीज़ें कैसी भी रही स्टार्टिंग में, अब जब इंसान सेटल डाउन हो जाता है तो सब रिश्ते वापस बन जाते हैं। है ये तो प्रेशर आया तो मजबूरन करनी भी पड़ सकती है, बट जहाँ तक होगा मना ही कर। बात करें जैसे आपके नज़र में एक जीवन साथी में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? कैसा होना चाहिए जीवन साथी? जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो अपने पार्टनर को समझे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी हर जगह हेल्प करे। उसकी तिजोरी ना देखे, उसकी तिजोरी ना देख के उसका दिल देखे, उसका मन देखे, उसकी नीयत देखे, उसका साथ दे सके, उसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझे। लड़का लड़की दोनों के लिए, ऐसे नहीं कि वो लड़के के लिए कि लड़के के माँ बाप को अपना समझो, लड़के को भी समझना चाहिए। उसके दोनों पार्टनर अपने माँ बाप की कदर करें, जो परिवार निभा के चल सके, लड़के के साथ निभा के चल सके हर सिचुएशन में, चाहे पैसा हो चाहे नहीं हो, चाहे झोपड़ी में सो रहे हो चाहे बंगले में सो रहे हो। राम जी थे, अच्छा भगवान है वो तो है, उन्होंने भी वनवास काटा, फिर भी सीता माता ने उनका साथ दिया, झोपड़ी में भी सोए, वनवास काटा, कहाँ मखमल के बिस्तर से जमीन पे सोना। सीता जैसी कोई मिली तो फिर भी शादी कर सकते हैं, बाकी पहले जैसा मिला तो हाथ जोड़ के। जैसे प्यार में धोखा खा लिया, यारी दोस्ती में खा लिया, बिजनेस में खा लिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, पापा ने साथ छोड़ दिया, घर वालों ने साथ छोड़ दिया, तो इस कंडीशन में जो डिप्रेशन, एंजाइटी या जो लोड होता है, कैसे हैंडल किया आपने? होता है कई बार रात को अकेले बैठ के, ऐसा नहीं है कि हर इंसान रोता है, हर लड़का रोता है, तो रोना आया तो भी आंसू पोंछने पड़े। यार दुनिया के सामने रोते हुए अगर रोएंगे तो कमज़ोर दिखेंगे, और खुद की हिम्मत आखिर में खुद को ही बनना पड़ता है। आज कोई भी लड़का है, मैं हूँ, आप हो, आपकी हिम्मत आखिर में अगर फैमिली नहीं है तो आपको खुद को ही बनना पड़ेगा। आप आंसू नहीं दिखा सकते, तो आपको मुस्कुराहट ही दिखानी पड़ेगी आपके चेहरे पे। रोते चेहरे देखना कोई पसंद नहीं करता, सबको हंसता हुआ चेहरा चाहिए। अगर आप हिम्मत दिखाओगे, आप अंदर से कमज़ोर हो चलेगा, आपको बाहर हिम्मत दिखाना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। नहीं, जीने नहीं देंगे, दुनिया जीने नहीं देगी। तो राघव जी, जैसे आपकी बिजनेस को थोड़ा डिकोड करते हैं,
जैसे मुझे करना है, मेरे पास पैसे पड़े हैं, या कोई मेरे यार दोस्त के पास पैसा है तो वो इस बिज़नेस को करे, तो जैसे आपने पहले स्टार्ट किया वैसा स्कोप है अभी? ठेके वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी बंद, मतलब ना के बराबर हो गया, क्योंकि बाहर से जो कंपनी आई जैसे फ्लिक्स बस, जिंक बस, इन्होंने आके रेटें बहुत मैनिपुलेट कर दी। ये बहुत अच्छी रेट दे रहे हैं, तो नॉर्मल इंसान वो रेट अभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा स्टार्टिंग में। तो खुद की बस परचेज करके स्टार्ट करना एक बेहतर, मेरी जो सलाह है वो कर सकता है, नो डाउट बहुत अच्छा काम है ट्रेवल्स का स्टार्टिंग के लिए। अच्छा, एक काम करते हैं, आप जीरो से पूरा प्रोसेस बताइए ना कि यहाँ से बस लेना है, कौन सी बस लेनी चाहिए, बजट वाइज थोड़ा चले, फिर क्या प्रोसेस करें, फिर कौन सा रूट फाइनल करें, फिर जैसे आप ड्राइवर कैसे फाइनल करते हैं कि ये अपने पास सही है, कैसे मैनेज करना, तरीका क्या है? से मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली सबसे पहले आपको ट्रेवल्स का काम स्टार्ट करना है, तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को सारा सेटअप खुद का करना है, ऑफिस वगैरह सब मेरे खुद की करनी है, मेरे को किसी कोई बड़ा ऑपरेटर, जैसे सपोजली मेरे यहीं किसी को गाड़ी अटैच करनी है, तो पहले उसको वो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर किसी अच्छे ऑपरेटर के साथ जुड़ेगा तो उसको जो प्रोसेस है उसका 50% काम, ऊपर वाला जो काम वो ख़त्म सा हो जाएगा, कि उसको वो टेंशन फ्री हो जाएगा। उसको केवल बैठ के इनकम लेनी होगी, बस गाड़ी देनी है, गाड़ी देनी है, एक रूट डिसाइड करना है, उसकी जो इनकम आएगी वो उसको लेनी है। वो एक हो सकता है। एक सेकंड, सबसे पहले बस कौन सी परचेज करनी है, सपोजली जैसे 12 मीटर गाड़ी उसको लेनी है, अशोक लीलैंड का उसने लिया, बैंक में फाइनेंस कराना चाहे। मिनिमम में कौन सी गाड़ी अच्छी रहती है और लग्जरी में कौन सी आती है, थोड़ा ये भी डिकोड कीजिए। आज की जो जनरेशन है, जो टाइम है, उसके हिसाब से आपको कम से कम एसी गाड़ी तो बनानी पड़ेगी। अच्छा, बनी बनाई नहीं होती है, बनानी पड़ती है, बॉडी वगैरह सब बनानी पड़ती है। जैसे अलग अलग कंपनी है, आइसर, टाटा, लीलैंड, आप जो भी आपके हिसाब से प्रेफर्ड, सारे चेसिस अच्छे हैं। एक भारत बेंज और आता है, भारत बेंज थोड़ा महंगा आता है इनसे। आपको सपोजली जैसे आइसर की गाड़ी बनानी है, मेरे पास आइसर की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो आइसर का चेसिस पड़ता है, जो एसी कंप्रेसर वाला यूनिट आता है, 30 लाख रुपए का। फिर आपको बॉडी बिल्डर हर जगह है, जोधपुर में भी है, नाथद्वारा में भी है, जयपुर में भी है, बट राजस्थान में जोधपुर की बॉडी सबसे अच्छी मानते हैं। तो जोधपुर में मरुधर इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जसवंत हैं, जेसीसी, जहाँ भी गाड़ी जली वो भी वही हैं। नो डाउट उस गाड़ी में वायरिंग की मिस्टेक थी, बाकी जेसीसी की गाड़ियाँ बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मेरे पास भी आज की डेट में 5 गाड़ियाँ जेसीसी की है, आज तक गाड़ी में सिंगल शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाती हैं जेसीसी। वो गाड़ी जली एसी वाले की मिस्टेक से चली थी। कोई एक बॉडी बिल्डर आपने पसंद करा, सपोजली जैसे जेसीसी में आपको गाड़ी बनानी है, या मरुधर इंडस्ट्रीज का कर लेते, मरुधर में आपको गाड़ी बनानी है, चेसिस आपने परचेज करा, आप उसको बैंक लोन में भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई गारंटर है तो, आप जैसे भी परचेज करना चाहे। बॉडी आपके बनेगी समथिंग 22 लाख रुपए की, 30 लाख का चेसिस, 22 लाख की बॉडी, 52 लाख रुपए तो ये। फिर आएगा एसी 5 लाख रुपए का, तो 52 5 57, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस 58, 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, 60 लाख रुपए में आपकी गाड़ी ऑन रोड पड़ेगी, सिंगल बस। आपको कोई खुद का पर्सनल रूट चलाना है तो आपको 2 गाड़ी चाहिए, यानी 60-60 1 20। अब आप इसमें बॉडी का, एसी का, रजिस्ट्रेशन का, इंश्योरेंस का, ये पैसा तो सेम है। इसमें बॉडी में आप थोड़ी मान लो अच्छी क्वालिटी बनाना चाहो तो लाख रुपए ज़्यादा, अगर सेम रहेगा कोई सी भी गाड़ी का, जैसे सेम रहेगा, थोड़ी कम बनाना चाहो तो हो सकता है। अब टाटा का जो चेसिस है वो आइसर से 2 लाख रुपए महंगा, लीलैंड का टाटा से लाख रुपए महंगा। सस्पेंस और शॉकर वगैरह या ऐसे में, सस्पेंस तो आजकल सारी गाड़ी सस्पेंस ही आ रही है, स्लीपर बस ये सस्पेंस ही है। फिर आप भारत बेंज में जाओगे, 4 व्हील सस्पेंस गाड़ी है, तो उसका चेसिस समथिंग 40 लाख रुपए का है। वो गाड़ी थोड़ी महंगी पड़ जाती है, वो 40 + 30 70 लाख, 70 से 80 लाख के बीच में वो गाड़ी ऑन रोड होती है। फिर आती है वोल्वो। अच्छा, इसमें एवरेज का भी रहता है क्या? डीजल में क्या एवरेज, किस इंजन? डीजल एसी जो गाड़ियां हैं उनका 3.5 से 4 के बीच एवरेज आता है, सबका बराबर एवरेज है। एवरेज कैसा, वो मन का होता है
बाकी गाड़ियाँ सारी अच्छी, एवरेज सेम ही है। नॉर्मल गाड़ी अपने एसयूवी लेते हैं तो एवरेज देखते हैं पहले, कौन सी गाड़ी का एवरेज बढ़िया है। बसों का एवरेज सेम ही है। अब जो वॉल्वो आ रही है, नहीं वॉल्वो समथिंग 1,85,00,000 रुपए की गाड़ी आ रही है, पूरी कंप्लीट। वो उसकी बॉडी वॉल्वो बिल्ड करके देता है। पहले वॉल्वो का एवरेज आता था 2.5 से 3 का, अब वॉल्वो एवरेज निकाल रही है 4.5 से 5 का। क्या बात। अच्छा, अपन कहाँ तक पहुंचे? बॉडी हो गई, एसी हो गया, ये 2 बस चाहिए होगी। अब लग्जरी सेगमेंट में अपन जा रहे थे। अब लग्जरी सेगमेंट में एक तो आती है भारत बेंज बसेस, उनको भी लग्जरी सेगमेंट में गिनते हैं। दूसरा आती है वॉल्वो बसेस, प्रीमियम क्लास। वॉल्वो बस पड़ती है 1,85,00,000 रुपए में। 1,85,00,000 रुपए। स्लीपर वॉल्वो बस का ऐसा है, हर रूट पे वॉल्वो, अगर आपके पास वॉल्वो गाड़ी है तो सवारियां वॉल्वो की तरफ खींची हुई आएगी। आज मैं आपको बताता हूँ, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, इन 4 जिलों में आज की डेट में भी कम से कम 50 ऑपरेटर होंगे। उनके पास सिंगल वॉल्वो भी, मतलब सिंगल वॉल्वो किसी के पास नहीं। फर्स्ट वॉल्वो ऑपरेटर हम हैं। कितनी वॉल्वो है आपके पास? मेरे पास 7 तो OSRTC में है, उसके अलावा 5 वॉल्वो और है। फर्स्ट ऑपरेटर टू ऑन वॉल्वो बसेज इन 1,85,00,000 वाली है। 1,85,00,000 वाली है। कुछ बसेज हैं वो इनसे पुरानी है, वो 2019 की है। बाकी 7 गाड़ियाँ जो OSRTC में वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और 2 गाड़ियाँ और अभी ली, वो ब्रांड न्यू है, वो फैक्ट्री फ्रेश बसेज है। अच्छा, फिर इसको मैनेज कैसे करते हो? जैसे सारी बसें वगैरह ले ली, फिर अगले को मैनेजमेंट का कैसा रहेगा? मैनेजमेंट पहले के टाइम पे डिफिकल्ट था, लॉकडाउन से पहले उस टाइम में सब मैनुअली हिसाब रखना पड़ता था। अब बहुत इजी हो गया है। सबसे पहला जो बुकिंग सॉफ्टवेयर है, पर डे पर ट्रिप आपको वो सीट बना के देता है। पर पैसेंजर, कौन सी सीट पे कौन सा पैसेंजर बैठा, उसके नाम, मोबाइल नंबर, फेयर, उस पैसेंजर ने कितना रुपए पे करा है, वो आपके पास हिसाब ऑटोमेटिक ऑनलाइन आ जाता है। फ्यूल मीटर आ गए, गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, फास्टैग ऑनलाइन हो गए, GPS है। आप घर बैठ के एक कंपनी मैनेज कर सकते हो ट्रेवल्स की, घर बैठ के, क्योंकि सारी चीज़ों के ऑटोमेटेड एप्स आ गए। कैमरे भी लगा रखे हैं आपने? कैमरे भी हैं हर गाड़ी में। कैमरों का मेन वुमेन सेफ्टी के लिए हमने करा। स्टार्टिंग में बहुत पुरानी बात है, जैसलमेर अहमदाबाद वाले टाइम की, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, गाड़ी में कुछ पैसेंजर्स थे, ग्रुप था गुजराती का। तो गुजराती लोग राजस्थान में लगभग जो टूर के हिसाब से आते हैं वो दारू पीने के लिए आते हैं। तो गाड़ी में कई पैसेंजर दारू पी के बैठ गए, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, ग्रुप था उनका। 2 लेडीज वगैरह अलग थे। कुछ इश्यूज को लेके उनके आपस में कोई झगड़ा हो गया। उसके बाद हमने जो पैसेंजर हैं, वुमेन सेफ्टी को लेके हमने, गाड़ी में अगर दारू पिया हुआ पैसेंजर है तो हम उसको गाड़ी में नहीं बैठाएंगे एट एनी कंडीशन, चाहे मैं उसको फेयर रिटर्न करना पड़े, चाहे उसको डबल फेयर देना पड़े या किसी और गाड़ी में करना पड़े। हम हमारी गाड़ी में ड्रिंकिंग पैसेंजर, दारू पिए हुए पैसेंजर को हमारी गाड़ी में नहीं बिठाते हैं। दूसरा, सारी गाड़ियों में CCTV कैमरा है। इनफैक्ट हमारी गाड़ियों में एक इसका वाइन मॉनिटराइज, ड्रिंक मॉनिटराइज सिस्टम आता है एमटेक का, वो लगा हुआ है। ड्राइवर उसमें फूंक मारेगा, उसके अगर हल्की सी भी दारू पी हुई है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। फिर गाड़ी स्टार्ट होगी, फूंक मारे, दारू नहीं पिया हो तो गाड़ी स्टार्ट होगी, बाकी गाड़ी वहीं खड़ी है। फूंक किसी ने और ने मार दी तो? नहीं, कैमरा लगा हुआ है कहाँ चेक करेगा। दूसरा, हर 200 किलोमीटर पे हमारे कनेक्टिंग ऑफिस है, वो हर ड्राइवर को चेक करते हैं, ठीक है गाड़ी चला रहा है, नशे पते में तो नहीं है। और लगभग हमारा सारा पुराना स्टाफ है, वो मेरे लिए, मेरा स्टाफ मेरे भाई से बढ़ के है। बिना जैसे रास्ते में दारू पी ली कहीं, ऐसी चीज जो कि ट्रैक करने के लिए सारा कर रखा है आपने? कैमरे हैं, और हर 150-200 किलोमीटर पे ऑफिस है, होटलें फिक्स है। और दूसरा, स्टाफ से घर जैसा हो गया अब सारा, मेरा स्टाफ परिवार की तरह है, तो वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। तो जैसे पहले बसों में बिना टिकट के वो केस में सारी चीज़ें होती थी, आजकल वो बंद हो गई? वो सब बंद है। 99% पैसेंजर ऑनलाइन ही होते हैं, 2-3% ऑफिस से भी होता है, तो भी वो जो बुकिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ऑफिस वाला वो एंट्री डालता है तो उसकी भी डिटेल आती है। अब जैसे
सीटिंग फुल है और एक दो मेंबर को कहीं डिग्गी में बैठा लिया और बैठा लिया, तो उनको कैसे काउंट करते हो? वो नहीं बैठाते आगे केबिन में वगैरह में? हमने हमारी गाड़ियों में तो बिल्कुल नहीं बैठाते हम, एट एनी कंडीशन। 36 स्लीपर गाड़ी, 36 पैसेंजर। अच्छा, इस इंडस्ट्री के अंदर रिस्क क्या क्या रहती है? रिस्क, सबसे बड़ी रिस्क है मैनेजमेंट की। अगर आपके पास अच्छा स्टाफ नहीं है, आप मैनेज नहीं कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें बहुत संभल के करनी पड़ती हैं। फेयर अप डाउन भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स फेयर लेके बैठे हैं, 1000 रुपये तो 1000 रुपये ही हैं, 1000 का कई बार 800 भी करना पड़ता है। कई बार अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत जल्दी लॉस में चले जाओगे। ढंग से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो रूट। सबसे बड़ा, हम जो रूट सर्वे करते हैं पर्सनली, तो जैसे आज मेरे को कोई रूट चालू करना है तो मैं उस रूट की 1 महीने तक की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखूंगा। पहले जो बसें चल रही है, पहले वो बसें चल रही हर बस की कि कितनी ऑक्यूपेंसी है, कस्टमर रिव्यू क्या है, कस्टमर ने रेटिंग में क्या क्या लिख रखा है, फिर हम एक रूट डिसाइड करते हैं। उसके बाद कम से कम 3 से 4 बार खुद उस रूट में पर्सनली ट्रैवल करता हूँ, बाई कार भी बाई बस भी मैं करता हूँ किसी स्टाफ को भेज के। जब हमें लगता है कि हाँ ये रूट चल सकता है लंबा, तब हम उस रूट को चालू करते हैं। बाकी कई लोग क्या होते हैं, जैसे आग मीच के कि मैंने यहाँ से गोरखपुर गाड़ी चालू कर दी, गोरखपुर ऑलरेडी 10 की चल रही है, 10 की भी खाली चल रही है, वो 11वां और चला गया, तो वो लॉस के कारण बहुत ज़्यादा बनते, इस कारण फेलुअर ज़्यादा होता है। कई लोग उठे भी हैं। हम लोगों ने, मैंने मतलब हमारे चाहे यार दोस्त, मतलब अच्छे दोस्त भी हैं, भाई जैसे भी हैं, उनको भी कंपटीशन के कारण हमने उठते हुए देखा है, लॉस में जाते हुए देखा है। बड़े ऑपरेटर भी 100 150 गाड़ी के मालिक, जो 100 150 50 20 गाड़ी के मालिक थे, वो भी उठ गए बिना मैनेजमेंट के। राघवेंद्र जी, जैसे आपकी मम्मी अभी जिंदा होती है आपके पास, तो आप उनके लिए क्या करते या क्या कहना चाहते? जिंदा होते तो कई चीज़ें अलग होती। आज मदर होते तो जो दुख वाले, जो धोखे वाले थे, वो कभी आते नहीं। बाकी कहता यही कि माँ हर जगह कमी महसूस हुई, पर हमेशा ये लगा कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद, आपका साथ है, चाहे किसी वे में, हर जगह महसूस होता ही है मदर का कहीं ना कहीं साथ है। आपने कमज़ोर पैदा नहीं करा, आपने कमज़ोर बच्चा पैदा नहीं करा, आपने बहुत हिम्मत वाला बच्चा पैदा करा, जो आपकी हर कई भी बातें याद है। मम्मी की जो बातें कहते थे कि बेटा कभी किसी का बुरा मत करना, सब अच्छा होगा, कभी हिम्मत मत हारना। मैंने जीवन में बहुत सेक्रीफाइस करा है। तेरे फादर की डेथ हो गई है, मैंने तेरे लिए दुख देखा है कि मेरा बच्चा जीवन में सक्सेस होगा, तेरा मन आए वो करना और जीवन में कामयाब इंसान बनना। तो आज माँ मैं कामयाब इंसान बना हूँ, अच्छे मुकाम पे हूँ। आपको लगता है अगर वो जिंदा होती तो आपको इस फील्ड में आने देती, वो पढ़ाई करा के किसी और फील्ड में भेजते? आने देते फील्ड में ये, क्योंकि उनके लिए उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैं ही था। स्टार्टिंग से बचपन ऐसा रहा, कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। अच्छी से अच्छी स्कूलिंग, सबसे ब्रांडेड कपड़े। उस टाइम जब लोग, इवन इन माय फैमिली, लोग समझते नहीं थे गुची पराडा क्या होता है, उस टाइम उन्होंने मेरे को गुची के, बेलमैन के शर्ट्स दिलवाते थे। आपको नहीं लगता कि आपको आपकी लाइफ ने जल्दी मैच्योर कर दिया है? बचपना आपने शायद नहीं देखा। बचपन देखने की जो किस्मत थी वो मेरे जीवन में भगवान ने शायद नहीं लिखी थी। मैच्योर मेरे को ठोकरों ने किया है। उम्र से कहीं पहले मैं मैच्योर हुआ, क्योंकि जीवन में कई ठोकरे, कई स्ट्रगल देखे, उस कारण मैच्योर हुआ। वो कहते हैं लोग, इंसान जितना उम्र से मैच्योर नहीं होता, उतना हालातों से, ठोकरों से मैच्योर हो जाता है। 22 बस तो आपकी प्राइवेट आप मैनेज कर रहे हो और 7 बस शायद गवर्नमेंट? 7 OSRTC में है। ठीक है। 6 गाड़ियाँ अभी नई बन रही है और नेक्स्ट मंथ हम प्लान कर रहे हैं 15 गाड़ी और। इतनी सक्सेस आपने पाली 22 की एज में, और आगे भी पाएंगे, और इससे बड़ा पता नहीं
नाम चलेगा राजस्थान में या इंडिया में, बाई चांस ऐसे कोई मोड़ आए वापस जिसमें पूरा नुकसान हो गया, पूरा लॉस हो गया, तो वापस रीस्टार्ट करेंगे जीरो से? है वो हिम्मत? विरासत में मिली दौलत होती है, वो वापस नहीं कमाई जाती। ठोकरों खा के खुद की मेहनत से कमाई हुई दौलत इंसान वापस खड़ी कर सकता है। आज मुझे कुछ विरासत में मिला होता तो शायद मैं नहीं कर पाता वापस जीरो से। वो कब जमींदार के बालक कभी नहीं बन पाते हैं, किसान का बेटा सक्सेस हो जाता है। तो वैसे ही चाहे सब चला जाए, जीरो से वापस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आया ही जीरो से हूँ। मैंने स्टार्ट जीरो से किया, तो वापस जीरो से करने मेरे को कोई दौरा ही नहीं होगा। जीरो से 3-4 बार तो कर भी लिया होगा। जीरो से 3 बार तो ऑलरेडी कर चुके हैं, चौथी बार और कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इतना सब कुछ हो गया है, अभी क्या विचार है अभी जैसे 2025, 26, 27 का क्या टारगेट लेके चला आपने? मतलब टारगेट अभी जो नई कंपनी का कर रहे हैं, एक नए सेगमेंट लाने का, उसमें हमारा विचार है 15 गाड़ियाँ तो अभी ऐड करने का इसी साल में। उसमें कौन से सेगमेंट की है गाड़ियाँ? ये सारी विथ वॉशरूम पेंट्री वाली, और नेक्स्ट ईयर तक और भी ज़्यादा है। क्या सपने तो कई बड़े देख रहे हैं। सपने देखना ज़रूरी है, सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आज सपने देखना सीखा, उनको हकीकत में बदला, तब यहाँ पहुँचे। विजन मोड, अगर विजन और क्लियर थोड़ा करना चाहिए आप अपना? विजन क्लियर, सपना शुरू से यही रहा है, टू बी द बिगेस्ट ऑपरेटर इन इंडिया। ये हमेशा से सपना रहा है। अच्छा, इंडिया लेवल पे बिगेस्ट ऑपरेटर अभी कौन है? मे बी इन बसेज वीआरएल। वीआरएल लॉजिस्टिक लिमिटेड है, विजय साखेश्वर जी। उनका ट्रांसपोर्ट का भी काम है, ट्रेवल्स का भी है, वो बिगेस्ट प्लेयर हैं इंडिया के। ठीक है, पहुंच जाएंगे। 5-7 साल 10 साल मेहनत करेंगे, ऐसी ठोकरें नहीं लगती तो आधे पर्दे तो चले जाते। नहीं, ये कभी बाद में लगती तो ज़्यादा नुकसान करती है, अभी ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। अब इन ठोकरों से सीखे तो 5-7 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। उनके जितना तो नहीं, बट आधे तक का टारगेट है। नहीं, उनकी एज तक जाते जाते तो पहुंच ही जाओगे। उनकी एज तक जाते जाते उनको ही पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि उनसे कम उम्र में करा है। अभी तो 22 हुआ है। अमूमन जो बस ऑफ लाइन में आते हैं वो 25, 26, 27 साल के आते हैं। मैं 14 साल का था तब साहब वो। और पता नहीं जोधपुर वाले अभी वैसे ही वायरल ज़्यादा चलता है। तो हमारा पॉडकास्ट के एंड में एक रैपिड फायर सेगमेंट रहता है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं जो आप अपने अनुसार आंसर दे सकते हैं। तो आप रेडी हैं? बिल्कुल। आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी सीख क्या सीखी अभी? कि जीवन में कोई प्यार, कोई वादा, कोई सगा नहीं होता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी हिम्मत आपको खुद को बनना पड़ता है। कोई दूसरा आके आपकी हिम्मत नहीं बनेगा। सबसे बड़ी सीख जीवन की यही होती है कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ, पर खड़ा खुद को ही होना है। हिम्मत खुद की ही हमेशा साथ देगी। जब तक खुद हारोगे नहीं, कोई नहीं हरा सकता। जब तक खुद हारोगे नहीं, पूरी दुनिया जोर लगा ले, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, आपके पास हिम्मत है कि नहीं, मैं हूँ, मेरे साथ मेरी हिम्मत है, तो कोई आपको नहीं हरा सकता। जब तक आपकी हिम्मत जिंदा है, सब खत्म हो जाए, पर खुद की हिम्मत को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए इंसान को। आपकी लाइफ में सबसे भरोसेमंद वाला इंसान कौन है? भरोसेमंद इंसान मेरे एक दोस्त है, बड़े भाई जैसे हैं। वो मेरे लिए सबसे भरोसेमंद इंसान है, मेरी फायर ब्रिगेड कह लो। माता पिता की इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में? आज के जीवन की हकीकत बताते हुए आपको कहूँ तो माँ बाप की वैल्यू, माता पिता की वैल्यू केवल वही इंसान समझ सकता है जिसके नहीं है। अगर हर इंसान अपने माता पिता की वैल्यू समझता तो आज वृद्धाश्रम नहीं खुले होते। आज लोग अपने माँ बाप को, आप बड़ी सिटी में जाओगे तो माँ बाप की एज होती है, वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। अगर वो वैल्यू समझ पाते तो कभी नहीं। माँ बाप की वैल्यू आज जितनी मैं समझता हूँ, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखती है, उसे बड़ा करती है, समझाती है, अपने हाथ से खाना खिलाती है, उसका सुख दुख सब बांटती है। एक पिता ही होता है जो उसे चलना सिखाता है, उसे डांटता है, उसकी हिम्मत बन के खड़ा रहता है। जिसके जीवन में मदर फादर नहीं है, वो इंसान ही उनकी सही वैल्यू, सही कीमत।
फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में? रिलेटिव्स की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, रिश्तेदारों की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। रिश्ते हकीकत मायने में आप स्टेबल हो, जेब में अच्छी खासी रकम है, पैसा है आपके पास, जेब टाइट नहीं, खुली जेब हो, धन हो, गाड़ी घोड़े मकान वगैरह सब हो, तो रिश्तेदार हैं। सच्चा दोस्त वो आपके साथ पैसा देख के नहीं आएगा, वो आपका दिल देख के आएगा। उसको पैसों से कोई मतलब नहीं, आपके पास है नहीं है, दोस्त आपके साथ थड़ी पे बैठ के 5 रुपए की चाय आधी आधी पी लेगा। रिश्तेदार कहीं कोई कमी रख दी तो वो गाना उन्हीं के लिए सही बना है क्या फिर? वो गाना उन्हीं के लिए। ठीक है। एक पुराना गाना भी है, रिश्ता माया लोभ में भटक गया इंसान। पैसा या फैमिली, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? परिवार, माँ बाप, भाई बहन, इनकी वैल्यू ज़्यादा है। पैसा इंसान फिर भी कमा लेगा, उसमें भरोसा है, लगन है, खुद में हिम्मत है, तो पैसा इंसान हर सिचुएशन में कमा सकता है मेहनत करके। परिवार कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और सब खरीद सकते हैं। परिवार मीन्स माँ बाप, भाई बहन, ये 4 ऐसे रिश्ते हैं जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। रिश्तेदार तो और भी बन जाएंगे। रिश्तेदार तो आपके पास पैसा होगा तो खूब बन जाएंगे, माँ बाप पैसों से नहीं मिल सकते। आपके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है? सच कहूँ तो मेरी प्रायोरिटी, चारण ट्रांसपोर्ट की प्रायोरिटी ही कस्टमर सेटिस्फिकेशन है। हमें खुशी उसी में ही होती है, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए कोई किराएदार नहीं है, या वो किराए दे के गाड़ी में बैठ के जा रहा है, वो हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी है। कस्टमर हमारे लिए हमारा भगवान समान है, वो जा रहा है और उसकी सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। तो जब तक हमारी गाड़ी में है वो हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें किसी भी प्रकार का दुख हम महसूस नहीं होने देते। अगर हमारी गाड़ी कहीं रास्ते में ब्रेक डाउन भी हुई, होता है कई बार, तो हम विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर हम दूसरी अल्टरनेट गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। चाहे बस नहीं हो रही तो हम कार करके भेजेंगे सारे पैसेंजर को। बट कस्टमर को कभी ऐसा नहीं कि जैसे कई बार कई ऑपरेटर्स होते हैं, गाड़ी ख़राब हो गई तो कोई नहीं है, पड़े हैं पैसेंजर रास्ते में, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। आज तक सिंगल इंसिडेंट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी ब्रेक डाउन हुई, हमने पैसेंजर को पर्सनल कार करके भेजा, दूसरी बस अल्टरनेट अरेंज करी। कस्टमर सर्विस ही हमारा मोटो है। आपका कोई एक ऐसा सपना जो इस ज़िंदगी की भागदौड़ में कहीं पीछे छूट गया, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? एक मकान, माँ बाप का साथ, परिवार के साथ खाना, माँ की डांट, पापा का सहारा, बहन का प्यार, ये जीवन में नहीं मिल पाया। ये सपना हमेशा अधूरा रहेगा। ये सपना है जो मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। बाकी सपने मैं पूरे कर सकता हूँ, बट ये सपना जीवन में कभी नहीं। ये ऐसा सपना है जो पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। आज बाकी सपने मैं पैसे से पूरा कर सकता हूँ, थोड़ी और मेहनत करके थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा के मैं सारी चीज़ें पूरी कर लूँगा, पर माँ बाप ये पैसों से थोड़ी ला पाऊँगा। आपके हिसाब से ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला कौन सा होता है? अगर वो गलत हुआ तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं, कई फैसले ऐसे होते हैं। एक फैसले से कभी जीवन खराब नहीं होता। हर इंसान के अलग अलग सिचुएशन आती है। जैसे मेरी जीवन में, अगर मैं उस टाइम जब काम स्टार्ट करना था उस टाइम मैं काम स्टार्ट नहीं करता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। वो मेरे लिए सबसे गलत फैसला होता उस टाइम। हर इंसान की सिचुएशन में एक अलग टाइप का होता है। जैसे कई बार मैं डिप्रेस्ड हुआ, कई लोग और भी होते हैं, उस टाइम वो किसी मौके पर जाके गलत कदम उठा लें तो जीवन का अंत हो जाता है, बट वो नहीं उठा के सुसाइड। आज के टाइम पे जो मेरे हिसाब से लोग सुसाइड को लेके ही गलत फैसला उठाते हैं। हर इंसान थोड़ा सा डिप्रेस हुआ,
प्यार में धोखा खा लिया, दोस्ती में धोखा खा लिया, मैं तो मरने जा रहा हूँ, तो वो फैसला किसी इंसान को नहीं लेना चाहिए। आपने किया कभी सुसाइड का ट्राई हो ही जाता है जीवन में, कई बार इंसान दुखी होता है, बट लास्ट मोमेंट पर जाके मेरे को ऐसा एक बार लगा कि यार बस अब ख़त्म कर लेना चाहिए, जीवन में कोई नहीं बचा, हर जगह धोखा मिला। और जब करने का सोचा कि अब करूं, तब मन में आया कि यार राघव तू इतना कमज़ोर नहीं है, सुसाइड वगैरह तू नहीं करेगा, जीवन में इतने दुख देख लिए, यहाँ तक पहुँच गया, इससे बड़ा तो दुख क्या ही होगा, इससे बड़ा तो दुख क्या ही खाएगा, सारे दुख देख लिए, मरना क्या है। राघवेंद्र जी, अगर आपको कोई कहे कि आपकी जन्म से लेके अभी तक जो अचीवमेंट की है, जो धोखे खाए हैं, या जो भी लाइफ में बीती है, उसको आपको 2 से 3 मिनट में डिकोड करना है पूरा, तो आप कैसे करेंगे? मेरा नाम राघवेंद्र है, बस राघव नाम से भी कहते हैं। 2004 में मेरा जन्म हुआ, 2005 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, 2013 में मेरे मदर जॉब में लगे, पंचायत समिति AN। उन्होंने काफ़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया, सब चीज़ें करी, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 2018 में मेरे मदर की डेथ हो गई, 21 अप्रैल 2018। उसके बाद परिवार का साथ छूटा, हर जगह ऐसा लगा कि मैं कहीं उन पे बोझ ना बन जाऊँ, वहाँ से मैं निकल आया। 2018 कुछ सेविंग्स जो मदर की थी मेरे पास, 1.5 लाख रुपए, उससे मैंने एक बस ठेके पे ली, फिर धीरे धीरे खुद का काम स्टार्ट करा। इस बीच में कई धोखे खाए, यारी में, दोस्ती में, व्यापार में, प्यार में, हर जगह धोखे खा के धोखे से सीखा। बट जब मैं लास्ट आज यहाँ पहुँचा हूँ, आज बहुत अच्छा कारोबार है, 22 गाड़ियाँ ऑन रोड है, 7 गाड़ियाँ रोडवेज टेंडर में है, 6 गाड़ियाँ नई बन रही है, बहुत अच्छा काम है। एक सीख मैंने जो मेरे जीवन से सीखी है, जीवन में हर मोड़ पे, हर जगह आपको धोखे मिलेंगे। जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे, वो आपको पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। आपको ख़त्म नहीं होना है, आपको हर धोखे से सीखना है। जीत कभी आसानी से नहीं मिलती है, आपको जीतने के लिए बहुत भागना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप जीतोगे, तब जाके उस मुकाम पे पहुंचोगे। आप हर बार नीचे गिरोगे, सांप सीढ़ी का खेल होता है, आप थोड़ा ऊपर जाते हो फिर नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाते हो फिर नीचे आता है। तो आपको जीवन में हर जगह सांप बैठे हैं, वो आपको काट के नीचे ले आएंगे, पर उन सांप को भी आपको कुचलते हुए ऊपर तक जाना पड़ेगा, तभी आप जीवन में जी पाओगे, जीत पाओगे। इसीलिए सच कहते हैं, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो राघवेंद्र जी, ये था आज हमारा पॉडकास्ट। बिल्कुल, काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ऑडियंस को, कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद में भी वापस स्टार्ट किया जा सकता है, कोई साथ ना दे तो भी किया जा सकता है, सब जगह धोखा मिल जाए तो भी किया जा सकता है, और सब कुछ बर्बाद हो गया तो भी किया जा सकता है। ये शायद आपका पहला पॉडकास्ट है? ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। आपका धन्यवाद, आपने यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया, हमें यहाँ मौका दिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे आपका मन थोड़ा हल्का हुआ? मन हल्का हुआ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, यहाँ आके बातचीत करके। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कई दुख आएंगे, कई ठोकर आएंगे, पर आपको हारना नहीं है, आप एक ना एक दिन जीतोगे, आप मेहनत करते रहो। जितनी भी ऑडियंस देख रही है, सर से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनका बिजनेस बहुत बढ़िया है, इनके साथ मिलके काम भी कर सकते हैं आप, तो इनकी सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके फॉलो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें सीखना है तो इन्हें गुरु भी बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सीखा है वो शायद आपको कोई और नहीं सिखाएगा। सही बात बोली मैंने? सही बात। तो चलिए मिलते हैं किसी नए और एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। आप कुछ बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं, क्या कुछ भी एंडिंग में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू महेंद्र भाई, इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए यहीं मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम। जय श्री राम।